हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ESG मैजिकल में। मैं अजीत सिंह सीनियर टीचर लेकर आया हूँ विज्ञान कक्षा 10 की बोर्ड के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट कंटेंट। तो बच्चों आइए जानते हैं आज रासायनिक अभिक्रिया के बारे में। आइए शुरू करते हैं। रासायनिक अभिक्रिया, जैसा कि अपन जानते हैं कोई भी रासायनिक परिवर्तन जब होता है तो उसी को हम रासायनिक अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। जैसे अपन दैनिक जीवन में बहुत सारे उदाहरण देखते हैं अपने आसपास। जैसे अगर कोयला जलता है तो कोयला जलने के बाद उसकी राख बनती है, साथ में कोयले के दहन से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। इसलिए कोयले का दहन एक रासायनिक अभिक्रिया है। अब रासायनिक समीकरण क्या होता है? जब हम रासायनिक अभिक्रिया के पदार्थों को सूत्र रूप में लिखें तो उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। अभी हमने ऊपर देखा कोयले के दहन, तो कोयले को अपन C से इंगित करते हैं, और दहन से तात्पर्य होता है ऑक्सीजन से क्रिया। तो यहाँ अपने पास कार्बन प्लस ऑक्सीजन रिएक्शन होती है तो CO2 का निर्माण होता है। यहाँ अपन देख रहे हैं C यानी कार्बन और O2 यानी ऑक्सीजन, ये दोनों अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं। इसलिए अभिक्रिया में भाग लेने वाला पदार्थ अभिकारक कहलाता है। और अभिक्रिया के उपरांत जिस पदार्थ का निर्माण होता है उसे हम उत्पाद के नाम से जानते हैं। यहाँ ध्यान रखने की ये बात है कि अभिक्रिया में जो भाग लेता है उसको तीर के निशान की पूंछ की तरफ रखा जाता है, जबकि जो उत्पाद बनता है उसे तीर के निशान के सिर की तरफ लिखा जाता है। अब ये रासायनिक अभिक्रियाएं कई प्रकार की होती हैं। आइए जानते हैं रासायनिक अभिक्रियाओं के कुछ प्रमुख प्रकार। देखिए, रासायनिक अभिक्रियाएं जो हैं अपन मुख्य रूप से 5 प्रकार की पढ़ेंगे यहाँ। फर्स्ट है संयोजन, जिसे हम योगात्मक अभिक्रिया के नाम से भी जानते हैं। दूसरी है वियोजन यानी अपघटन अभिक्रिया। नंबर 3 पर आती है विस्थापन अभिक्रिया। नंबर 4 द्विविस्थापन अभिक्रिया। नंबर 5 उपचयन एवं अपचयन अभिक्रिया। अब हम इन अभिक्रियाओं को एक एक करके बारी से विस्तार से इनका अध्ययन करेंगे। तो आइए सबसे पहले अपन जानते हैं संयोजन अभिक्रिया क्या होती है। आप टॉपिक डालेंगे संयोजन अभिक्रिया। तो जैसा कि इस अभिक्रिया के नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, संयोजन यानी जुड़ना। जब 2 या अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं तो उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। अर्थात इस अभिक्रिया में उत्पाद की संख्या तो 1 होगी, लेकिन अभिकारकों की संख्या 2 या 2 से अधिक होगी। अपन संयोजन अभिक्रियाओं की कुछ उदाहरणों की चर्चा करते हैं। तो जैसे अपन सबसे पहले देखें कोयले का दहन। कोयले के दहन में अपने को 2 अभिकारक दिखाई दे रहे हैं। पहला अभिकारक कार्बन है और दूसरा ऑक्सीजन। ये दोनों अभिकारक मिलकर के और एकल उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। इसी प्रकार अपन दूसरी संयोजन अभिक्रिया देखें, मैग्नीशियम रिबन का दहन। मैग्नीशियम रिबन के दहन के अंदर मैग्नीशियम को जब जलाया जाता है
तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन क्रिया करके एकल उत्पाद मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण करते हैं। ध्यान रखने की बात यह है, जब अपन अभिक्रिया लिखते हैं तो अभिक्रिया के अंदर तीर के निशान से पहले यानी अभिकारक और उत्पाद, इन दोनों में तत्वों की संख्या बराबर होनी चाहिए, तभी उसे हम संतुलित रासायनिक समीकरण कहेंगे। तीसरी अभिक्रिया का उदाहरण देखिए अपन संयोजन का, जैसे बिना भुजे चूने की जल से क्रिया। बिना भुजा चूना जिसे अपन कैल्शियम ऑक्साइड कहते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड को यदि जल में भिगोया जाए यानी कैल्शियम ऑक्साइड की क्रिया जल से कराई जाए तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करता है, जिसे भुजा हुआ चूना कहते हैं। यहाँ देख रहे हैं अपन इस अभिक्रिया में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ साथ ऊष्मा भी उत्सर्जित होती है। ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें उत्पाद के साथ ऊष्मा का भी उत्सर्जन हो उन्हें ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ इस अभिक्रिया में बनने वाला कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी भुजा हुआ चूना दीवारों पर सफ़ेदी करने में काम में आता है। ये भुजा हुआ चूना जब दीवारों पर सफ़ेदी करते हैं तो ये वायुमंडल के कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया करके और CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण करता है, जो कि संगमरमर का सूत्र होता है। इस कारण से इसमें चमक आ जाती है। आइए देखते हैं अगली अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया। वियोजन यानी टूटना। जब एकल अभिकारक टूटकर दो या अधिक उत्पाद बनाए तो उसे वियोजन या अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। वियोजन या अपघटन अभिक्रिया सामान्यतः 3 प्रकार से संपन्न होती हैं: ऊष्मा के द्वारा, वैद्युत के द्वारा और प्रकाश के द्वारा। देखिए सबसे पहले ऊष्मीय अपघटन। ऊष्मीय अपघटन यानी जब अभिक्रिया को ऊष्मा प्रदान करें और फिर अभिक्रिया संपन्न हो तो उसे ऊष्मीय अपघटन कहेंगे। जैसे अपने पास कैल्शियम कार्बोनेट है जिसे चूना पत्थर कहते हैं, ये ठोस अवस्था में होता है। इसको यदि ऊष्मा प्रदान की जाए तो ये टूट करके 2 पदार्थ कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करता है। यहाँ अपन देख रहे हैं कैल्शियम कार्बोनेट एकल अभिकारक था और टूटने के बाद ये 2 उत्पाद का निर्माण कर रहा है, इसलिए इस अभिक्रिया को वियोजन या अपघटन अभिक्रिया कहेंगे। विद्युत अपघटन के द्वारा भी अपन अपघटन की प्रक्रिया संपन्न करा सकते हैं और इसका बहुत ही अच्छा उदाहरण जल का वैद्युत अपघटन है। जल यानी H2O, इसका विद्युत अपघटन अपन यदि कराएं तो ये टूट करके हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का निर्माण करता है। सामान्यतः बोर्ड परीक्षा में जल का वैद्युत अपघटन का नामांकित चित्र पूछा जाता है। इस नामांकित चित्र में अपन देखते हैं कि कैथोड और एनोड लगा करके जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है जल के अंदर तो कैथोड के ऊपर हाइड्रोजन और एनोड के ऊपर ऑक्सीजन गैस उत्सर्जित होती है। नंबर 3 पर देखिए अपन प्रकाशिक अपघटन। प्रकाशिक अपघटन की प्रक्रिया सूर्य के प्रकाश के द्वारा संपन्न होती है। जैसे कुछ यौगिक जब हम उन्हें सूर्य के प्रकाश में रख दें तो वे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में
और टूट करके वियोजित हो जाते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में देखें, सिल्वर ब्रोमाइड, जिसका रासायनिक सूत्र AgBr है। इस AgBr को यदि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में रखा जाए तो यह टूट करके सिल्वर और ब्रोमीन गैस देता है। यहाँ सिल्वर ब्रोमाइड ठोस अवस्था में है, जबकि सिल्वर भी ठोस अवस्था में है, लेकिन ब्रोमीन है वो गैस अवस्था में है। इस अभिक्रिया का उपयोग श्वेत श्याम फोटोग्राफी में होता है, यानी जो ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी होती है उस फोटोग्राफी में सिल्वर ब्रोमाइड की उपरोक्त अभिक्रिया का उपयोग होता है। अभिक्रिया का जो तीसरा प्रकार है वो है विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन शब्द से अपन भली भांति परिचित हैं, जब किसी चीज़ को विस्थापित कर देना। अब अपन अभिक्रिया के रूप में अगर इसकी बात करें तो एक तत्व द्वारा दूसरे तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देना विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। जैसे आयरन की क्रिया यदि कॉपर सल्फेट से कराएं तो आयरन सल्फेट का निर्माण होता है और कॉपर का विस्थापन हो जाता है। यहाँ आयरन के द्वारा कॉपर का विस्थापन कर दिया गया, क्योंकि आयरन ज़्यादा क्रियाशील तत्व है कॉपर से। इसलिए कॉपर सल्फेट का जो नीला रंग था वो अभिक्रिया के उपरांत आयरन सल्फेट बनने के कारण विलयन का नीला रंग गायब हो जाता है। अगली अभिक्रिया देखें अपन, द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया, इसके अंदर अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है। अर्थात अपन इसको कह सकते हैं अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होना ही द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। इसका जो सामान्य उदाहरण है, देखिए अपने, यदि सोडियम सल्फेट विलयन की अभिक्रिया बेरियम क्लोराइड विलयन से कराएं तो अभिक्रिया उपरांत बेरियम सल्फेट का अवक्षेप प्राप्त होता है, साथ में सोडियम क्लोराइड का विलयन भी बनता है। यहाँ अपन देख रहे हैं सोडियम सल्फेट के अंदर सोडियम और सल्फेट दो आयन हैं, जबकि बेरियम क्लोराइड के अंदर बेरियम और क्लोराइड दो आयन हैं। अभिक्रिया के बाद सोडियम का स्थान बेरियम की जगह हो गया और बेरियम ने सोडियम का स्थान ले लिया, यानी आयनों का आदान प्रदान हुआ। इसलिए इस अभिक्रिया को द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अगली जो अभिक्रिया आती है उपचयन एवं अपचयन अभिक्रिया। उपचयन का सामान्य दूसरा नाम ऑक्सीकरण अभिक्रिया भी है। अपन इसको ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहें या उपचयन अभिक्रिया कहें, एक ही बात है। उपचयन किसे कहते हैं, इसके लिए अपने को दो तत्वों के ध्यान रखना है। अगर पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि हो या हाइड्रोजन की कमी हो तो उसे उपचयन अभिक्रिया कहेंगे। तो फिर अपचयन क्या है? अपचयन जो अभिक्रिया है वो उपचयन अभिक्रिया का ठीक उल्टा है। जैसे उपचयन में ऑक्सीजन की वृद्धि हुई थी और हाइड्रोजन की कमी हुई थी, लेकिन अपचयन अभिक्रिया में हाइड्रोजन की वृद्धि होगी या ऑक्सीजन की कमी होगी। अपन आइए उदाहरण देखते हैं। जैसे कॉपर की अभिक्रिया ऑक्सीजन से करवाएं
तो कॉपर ऑक्साइड का निर्माण होता है। यहाँ अपन देख रहे हैं अभिक्रिया से पहले कॉपर है वो अभिक्रिया के उपरांत कॉपर ऑक्साइड में बदल गया। यहाँ कॉपर के साथ ऑक्सीजन जुड़ा है, यानी कॉपर के साथ ऑक्सीजन की वृद्धि हुई है, इसलिए ऑक्सीजन की वृद्धि होना उपचयन कहलाता है। तो अपन कह सकते हैं कि कॉपर का कॉपर ऑक्साइड में उपचयन हुआ है। एक अन्य उदाहरण देखें अपन, जैसे कॉपर ऑक्साइड की क्रिया हाइड्रोजन से कराएं तो अभिक्रिया के पश्चात कॉपर और जल का निर्माण होता है। यहाँ अपन देखें अभिक्रिया से पहले कॉपर ऑक्साइड है और अभिक्रिया के उपरांत इसमें से ऑक्सीजन की कमी होने के बाद कॉपर का निर्माण हुआ, यानी अपन कह सकते हैं कॉपर ऑक्साइड का कॉपर में अपचयन हुआ है। दूसरा अन्य जो पदार्थ था हाइड्रोजन, हाइड्रोजन अभिक्रिया के पश्चात ऑक्सीजन जुड़ करके जल का निर्माण करता है, इसलिए हाइड्रोजन में ऑक्सीजन की वृद्धि हुई और ऑक्सीजन की वृद्धि होना उपचयन कहलाता है। इसलिए अपन कह सकते हैं कि यहाँ इस अभिक्रिया में H2 का H2O में उपचयन हुआ है। अब यहाँ इस अभिक्रिया में अपन को एक चीज़ दिखाई दी कि कॉपर ऑक्साइड का तो कॉपर में अपचयन हुआ है, लेकिन हाइड्रोजन का जल में उपचयन, यानी इस एक ही अभिक्रिया में दोनों अभिकारकों का अलग अलग, एक का उपचयन और दूसरे का अपचयन हुआ है। तो ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें एक अभिकारक का उपचयन तथा दूसरे अभिकारक का अपचयन हो तो उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। अब ये जो उपचयन और अपचयन अभिक्रिया अपन ने देखी, इन उपचयन और अपचयन अभिक्रियाओं का हमारे दैनिक जीवन में भी हमें उदाहरण देखने को मिलता है। कुछ सामान्य से उदाहरण जो हम हमारे आसपास देखते हैं, आइए उनके बारे में जानते हैं। सबसे पहले संक्षारण। संक्षारण से तात्पर्य है जब कोई भी धातु किसी अम्ल या आर्द्रता यानी नमी इनके संपर्क में आती है तो ये धीरे धीरे संक्षारित होती है। यह प्रक्रिया संक्षारण कहलाती है। संक्षारण की इस प्रक्रिया में सामान्यतः धातु क्षयित हो जाती है और कमज़ोर पड़ जाती है। संक्षारण को रोकने के लिए अपन ने देखा है, अपन सामान्यतः अपने लोहे को पेंट करते हैं, ग्रीस लगाते हैं या तेल लगाते हैं या उस लोहे के ऊपर किसी कम क्रियाशील धातु की परत चढ़ाते हैं। उपचयन अभिक्रिया का एक अन्य उदाहरण विकृत गंधिता है। विकृत गंधिता क्या है? विकृत यानी बिगड़ना, गंधिता यानी गंध। अपन तेल एवं वसा की बात करें तो सामान्यतः जब ये कई दिनों तक रखे रहते हैं तो बहुत दिनों तक रखे रहने के बाद हमें इनका स्वाद और इनकी गंध बदली हुई लगती है। यानी तेल एवं वसा का उपचयन होने के कारण इनका स्वाद और गंध बदल जाती है। इसे विकृत गंधिता कहते हैं। अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें। ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। थैंक यू। आशा करता हूँ आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और यदि अच्छा लगा है वीडियो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एवं वीडियो को लाइक एवं कमेंट करें।